नमस्कार मित्रों, RBWM के मॉड्यूल सी के टॉप 40 MCQ सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमने सभी मॉड्यूल्स के इम्पॉर्टेंट MCQs का लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड किया है, जो कि हमारे इस YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट सर्विसेज। तो ये हमारा मॉड्यूल सी है। अगले 40 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। आपने जो कंसेप्ट पढ़ रखा है, देखिए आप कितना सार्थक है, आप कितना अच्छे से सही सॉल्व कर पा रहे हैं, और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि बैंक मार्केटिंग क्या है। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो बैंक मार्केटिंग के एस्पेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग द राइट। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट नाउ एंड इन द फ्यूचर। सेकंड कर रहा है एसेसिंग, ठीक है, एसेसिंग यानी कि समझना कस्टमर की नीड्स आज और फ्यूचर में, राइट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। फिर तीसरा कर रहा है कि बिजनेस डेवलपमेंट गोल सेट करना और प्लान बनाना उन्हें अचीव करने के लिए, राइट। और फोर्थ कर रहा है कि मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनके हिसाब से अडेप्ट करना, राइट। तो ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं हर एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कर रहा है 1 और 2, राइट। तो ऑप्शन ये कहता है कि सिर्फ 1 और 2 सही है। अब यह दोनों स्टेटमेंट बैंक मार्केटिंग का हिस्सा तो है, क्योंकि यह प्रॉफिटेबल मार्केट और कस्टमर की नीड पे फोकस करता है। लिखा है ना, प्रॉफिटेबल मार्केट और नीड्स ऑफ कस्टमर। ऑब्वियसली बैंक मार्केटिंग इन दोनों पे फोकस करता है। लेकिन बैंक मार्केटिंग में सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि बिजनेस का डेवलपमेंट गोल, जैसे कि मार्केट के चेंजेस के साथ अडेप्ट करना। ऑप्शन बी का रहा है 2 और 3 ओनली, राइट। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, 2 और 3 ओनली। तो ऑप्शन मतलब सिर्फ 2 और 3। तो यह ऑप्शन कस्टमर की नीड, यहाँ पे देखिए 2 में क्या है, नीड ऑफ कस्टमर, और 3 में क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट। यहाँ देखिए लिखा गया है। तो दो चीज़ की बातें हो रही हैं, कस्टमर की नीड और बिजनेस डेवलपमेंट गोल तो कवर करता है, पर प्रॉफिटेबल मार्केट और मार्केट के चेंजिंग एनवायरनमेंट को नहीं कवर करता, जो कि बैंक मार्केटिंग के लिए एसेंशियल है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है 1, 3 और 4, यानी कि प्रॉफिटेबल मार्केट। देखिए ऑप्शन 1 में क्या है, प्रॉफिटेबल मार्केट, फ्यूचर नीड्स ऑफ कस्टमर, और 1, 3 और 4 है जो बिजनेस डेवलपमेंट गोल, और 4 में कह रहा है अडेप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, राइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 ऑल, ठीक है। तो याद रखिए, क्योंकि बैंक मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। बैंक मार्केटिंग का पर्पज़ है प्रॉफिटेबल मार्केट, पहला पॉइंट। प्रॉफिटेबल मार्केट हमें आइडेंटिफाई करना होगा, कस्टमर की नीड को हमें समझना होगा, राइट, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें बिजनेस डेवलपमेंट गोल सेट करना होगा और प्लान बनाना भी ज़रूरी है। और फाइनली जो मार्केट के चेंजिंग एनवायरनमेंट है उनके साथ हमें अडेप्ट भी करना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू, राइट। तो सवाल ये है कि मार्केटिंग मिक्स के कंसेप्ट को आइए डिटेल में समझते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोडक्ट एंड प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, प्रोडक्ट एंड प्राइस, ऑप्शन ये कहता है कि मार्केटिंग मिक्स से प्रोडक्ट और प्राइस इंक्लूडेड है। अब प्रोडक्ट और प्राइस तो मार्केटिंग मिक्स में एलिमेंट है ही, मेन एलिमेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है और उसका प्राइस क्या होगा यह मार्केटिंग में सबसे पहले डिसीजन होता है। लेकिन मार्केटिंग मिक्स में और भी एलिमेंट्स आते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट और प्राइस से काम नहीं चलता, ठीक है। ऑप्शन बी का रहा है प्रमोशन एंड प्लेस। तो मार्केटिंग मिक्स में सिर्फ प्रमोशन और प्लेस आता है। यह दोनों भी इंपॉर्टेंट एसेट हैं। प्रमोशन का मतलब है कैसे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हाउ यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, यही ना होता है प्रमोशन का मतलब, हाउ यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट। और प्लेस का मतलब है कहाँ से यह प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन बाकी के एलिमेंट जैसे प्रोडक्ट और प्राइस भी मार्केटिंग मिक्स का पार्ट है। तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी कर रहा है पीपल प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो यह भी सही है, क्योंकि यह 3 एलिमेंट भी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीपल यानी जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्रोसेस यानी कि सर्विस डिलीवरी का तरीका। देखिए, पीपल का मतलब क्या हुआ, जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, किस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। और फिजिकल एविडेंस का क्या मतलब हुआ, फिजिकल एविडेंस का मतलब कि कस्टमर को जो टेंजिबल प्रूफ या एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। तो लेकिन मार्केटिंग मिक्स में यह सब के साथ प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस भी होते हैं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो कहता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि प्रोडक्ट,
प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केटिंग मिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 7 P's बोलते हैं। तो ये 7 P's आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ठीक है, पूछा जाता है इनमें से कौन सा 7 P's में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए ना कौन कौन सा है, राइट। तो एक बार हम क्विकली समराइज कर ले फैक्ट को। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि मार्केटिंग मिक्स के ट्रेडिशनल एलिमेंट है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, जो किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में के मेन एरिया हैं। देखिए दो तरह से आप समझ सकते हैं। एक है हमारा ट्रेडिशनल एलिमेंट। क्या है? ट्रेडिशनल एलिमेंट। ट्रेडिशनल एलिमेंट में क्या आता है? ट्रेडिशनल एलिमेंट में आता है हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, जो किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस का मेन एरिया है। तो यहाँ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ड 2 तरह का बिजनेस हो सकता है, या तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होगा या सर्विस बेस्ड बिजनेस होगा। तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस मेन एरिया होता है। और यदि हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, तो वहाँ पे क्या आएगा? पीपल आएगा, प्रोसेस आएगा और फिजिकल एविडेंस होगा, जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करते हैं, राइट। तो याद रखिए, इसको आप ऐसे भी दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट बेस, एक सर्विस बेस। प्रोडक्ट बेस में 4 आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, और सर्विस बेस में 3 आते हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। अब आपको याद हो जाएगा ना ये सभी चीज़ें। चलिए, तो दोस्तों ये इस प्रकार के बहुत सारे MCQs हमने अपने RBWM के क्रैश कोर्स में डाल रखे हैं। क्रैश कोर्स का पर्पज़ यही है कि कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट प्रोवाइड किया जाए। तो यदि आप उस क्रैश कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग मिक्स में के सभी P इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन अगर हमें रिटेल बैंकिंग में किसी एक एलिमेंट को रिलेवेंट नहीं माना तो वो कौन सा होगा? क्या कर रहा है? ऑल द P's इन मार्केटिंग मिक्स आर इंटरलिंक्ड इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली डेवलप एंड मार्केट अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द रिटेल बैंकिंग स्पेस, विच वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट रिलेवेंट। फिर से मैं कह रहा हूँ, मार्केटिंग मिक्स में सभी P इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन अगर हमें रिटेल बैंकिंग में किसी एक एलिमेंट को के रिलेवेंट नहीं मानना हो, किसी एक एलिमेंट को रिलेवेंट नहीं मानना हो, क्योंकि हमें एक रिटेल बैंकिंग में एक बात की जा रही है, तो वो कौन सा होगा? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्रायोरिटी और प्रोसेस। तो चलिए, पहला कह रहा है प्रोडक्ट तो रिटेल बैंकिंग का मेन एलिमेंट होता है, क्योंकि बैंक अपने कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट, जैसे कि करंट अकाउंट, राइट, लोन और क्रेडिट कार्ड। इसलिए प्रोडक्ट तो बैंकिंग के मार्केटिंग मिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा कह रहा है प्रमोशन। देखिए, प्रमोशन भी रेलिवेंट है, क्योंकि बैंक को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है, जैसे लोन ऑफर, क्रेडिट कार्ड बेनिफिट या सेविंग स्कीम। बैंक टीवी एड, सोशल मीडिया और एवन ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए प्रमोशन भी जरूरी है। ऑप्शन सी का रहा है प्रायोरिटी। देखिए, प्रायोरिटी एक्चुअली मार्केटिंग मिक्स के 7 P's का पार्ट नहीं है। यह ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि एक्चुअल 7 P's में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, राइट। तो प्रायोरिटी का डायरेक्ट मार्केटिंग मिक्स में कोई रोल नहीं है। और ऑप्शन डी का रहा है प्रोसेस, और प्रोसेस तो बिल्कुल है, प्रोसेस भी रेलिवेंट है, राइट, कि स्पेशली यदि हमारा बैंकिंग जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, कैसे कैसे सर्विस कस्टमर तक पहुंचाई जाती हैं, यानी अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस, लोन अप्रूवल का प्रोसेस, यह सब कस्टमर के एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है। तो प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट P है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ प्रायोरिटी। तो याद रखिएगा, मार्केटिंग मिक्स में जो P's आते हैं उसमें प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्रोसेस जो रिटेल बैंकिंग के लिए रिलेवेंट है, प्रायोरिटी एक एक्स्ट्रा वर्ड है जो मार्केटिंग मिक्स का ऑफिशियल पार्ट नहीं है। तो यही आंसर हमारा नहीं होगा। चलिए, ये बातें आपको समझ में आई। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आइए समझते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेज है मार्केटिंग प्रोसेस का जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस लाइक हु, वेयर, व्हेन, हाउ का जवाब देती है अपने ऑफरिंग के लिए। इन विच स्टेज ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस डज एन ऑर्गेनाइजेशन आंसर द क्वेश्चन लाइक हु, वेयर, व्हेन, हाउ फॉर द ऑफरिंग। पहला है मार्केटिंग प्लानिंग, कंट्रोल, एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन। ये चारों को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले बात करते हैं मार्केटिंग प्लानिंग को। देखिए समझिए, देखिए दोस्तों, मार्केटिंग प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केटिंग गोल और स्ट्रेटजी डिफाइन करती है। तो मतलब कि इनका गोल क्या है, इनका स्ट्रेटजी क्या है, ये डिफाइन करती है प्लानिंग में, राइट। कैसे टारगेट ऑडियंस को अप्रोच करना है, कौन से मार्केटिंग टूल यूज करने हैं। लेकिन यह वो स्टेज नहीं है जिसमें स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन, यानी कि हु, वेयर, व्हेन, हाउ, इन सभी के आंसर दिए जाते हैं। तो ये तो आंसर नहीं होगा। मार्केटिंग कंट्रोल की बात करें तो इसका काम होता है यह इंश्योर करना कि जो प्लान और स्ट्रेटजी बनाई गई वो सही से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, मॉनिटरिंग का रोल है। कंट्रोल मतलब क्या हुआ, मॉनिटरिंग, इसका फोकस होता है मॉनिटरिंग पे। पर यह स्टेज एग्जीक्यूशन के डिटेल के बारे में नहीं है। और जब हम लोग बात करते हैं ना हु, व्हेन, हियर, हाउ, सो इट इज़ ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, राइट। फिर बात आती है एनालिसिस की। देखिए
एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिसिस में ऑर्गेनाइजेशन मार्केट को स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करते हैं और टारगेट ऑडियंस को समझते हैं। यह स्टेज प्लानिंग के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, पर यह स्पेसिफिक हु, वेयर, व्हाट, हाउ पे फोकस नहीं करता है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि जो हम प्लान करेंगे उसके लिए हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस करेंगे तभी तो प्लान कर पाएंगे, राइट। अब फाइनल ऑप्शन कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन। देखिए यही सही जवाब है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जो प्लान और स्ट्रेटजी बनाई गई है उन्हें एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना, दैट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, राइट। तो सवाल है कि यही वो स्टेज है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक डिसीजन लेती है कि कौन एग्जीक्यूट करेगा, कहाँ और कैसे और कहाँ ये चीज़ें होंगी, किस टाइम पे होंगी और कैसे किया जाए। तो यह स्टेज डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर में फिट बैठता है, राइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, राइट। यही वह स्टेज है जिसमें हु, वेयर, व्हेन और हाउ का जवाब दिया जाता है। तो एक बार हम लोग क्विकली समराइज कर लेते हैं जो फैक्ट हमने डिस्कशन किए। देखिए प्लानिंग की बात करें तो इसमें गोल और स्ट्रेटजी डिसाइड किया जाता है। मार्केटिंग कंट्रोल की बात करें तो इसमें चेक होता है कि प्लान सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी मॉनिटरिंग का काम होता है। देखिए वर्ड सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल है समझना। एनालिसिस की बात करें तो मार्केट की रिसर्च होती है, और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो स्पेसिफिक डिटेल यानी हु, व्हेन, वेयर, हाउ ये सभी डिफाइन किया जाता है, राइट। तो दोस्तों ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल जरूर लगा होगा। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक चैनल इन रिटेल बैंकिंग रेफर्स टू, ठीक है। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल रिटेल बैंकिंग का क्या मतलब है, ठीक है, क्या क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है एटीएम। एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच चैनल है जिसमें कस्टमर बिना बैंक ब्रांच जाए कैश विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी बैंकिंग सर्विस भी ले सकते हैं, जैसे बैलेंस चेक करना। तो एटीएम तो बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल है ही है। दूसरा कह रहा है इंटरनेट बैंकिंग। देखिए इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कस्टमर अपने अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, जैसे फंड ट्रांसफ़र करना, अकाउंट बैलेंस चेक करना, बिल पेमेंट करना। यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल है जो कस्टमर को बैंक ब्रांच जाए बिना काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द मोबाइल बैंकिंग, तो मोबाइल बैंकिंग में कस्टमर अपने स्मार्टफोन से बैंकिंग सर्विस यूज कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग की तरह, लेकिन मोबाइल ऐप के थ्रू। यह एक कन्वीनियंट इलेक्ट्रॉनिक चैनल है जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ऑप्शन डी का रहा ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही बात है। यह ऑप्शन कहता है कि सारे ऑप्शन एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तीनों को मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहते हैं, और यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एक बार क्विकली रिकॉल कर ले। इलेक्ट्रॉनिक चैनल इंक्लूड एटीएम जिसमें कस्टमर कैश विड्रॉ और अदर सर्विस ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग जो ऑनलाइन एक्सेस देता है बैंकिंग सर्विस के लिए, मोबाइल बैंकिंग जो मोबाइल ऐप के थ्रू कन्वीनियंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। इन सब को मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहा जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि अच्छे ब्रांच लेआउट के लिए क्या क्या एडवांटेज होते हैं, राइट। देखिए बैंकिंग में लेआउट का बहुत बड़ा रोल है कस्टमर और स्टाफ के एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को और ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है अच्छे ब्रांच लेआउट की क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला कह रहा है कि एफिशिएंसीज बढ़ाता है और सर्विस स्मूथली फ्लो होती है, राइट। तो दूसरा कह रहा है कि इंटरनल कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है जो स्टाफ के कोऑर्डिनेशन को बेटर बनाता है और कस्टमर सर्विस भी इंप्रूव होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्टाफ के लिए कंफर्टेबल और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो उनकी मोटिवेशन को बूस्ट करता है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि बैंक की इमेज को भी इन्हांस करता है, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पहला ऑप्शन की वो देखते हैं, प्रमोट एफिशिएंसी। अगर ब्रांच लेआउट ऑर्गेनाइज और प्लान्ड है तो स्टाफ और कस्टमर दोनों के लिए सर्विस को एक्सेस करना इजी हो जाता है, काम का स्मूथ फ्लो बना रहता है जो बैंक की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। तो यह तो एक फ़ायदा ज़रूर है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इंक्रीजेस, ठीक है। यह एक अच्छे लेआउट से स्टाफ के बीच में कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है, उनका कोऑर्डिनेशन बेटर होता है और इससे कस्टमर सर्विस इंप्रूव होती है। तो यह भी बिल्कुल रेलेवेंट है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जब स्टाफ के लिए काम करने का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो, पॉजिटिव रहता हो, तो उनका मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और वो बेटर परफॉर्म करते हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। ऑप्शन डी कह रहा है कि ब्रांच का लेआउट कस्टमर पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर ब्रांच क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज है तो बैंक की इमेज भी इंप्रूव होती है और कस्टमर पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो यह भी एक एडवांटेज है। ऑप्शन ई कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंसी, इसमें की पॉइंट क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहले एफिशिएंसी, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है हमने देखा स्टाफ मोटिवेशन,
राइट, स्टाफ मोटिवेशन बढ़ता है, और फिर बैंक इमेज, ये सब के सब जो है ब्रांच लेआउट के लिए एडवांटेज है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। तो हमने क्या देखा कि ब्रांच लेआउट से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और सर्विसेज स्मूथली फ्लो करती हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, स्टाफ के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, और बैंक की इमेज भी इंप्रूव होती है एक अच्छे लेआउट के थ्रू। तो ये सब के सब एडवांटेज, ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोबाइल बैंकिंग कस्टमर है उनके लिए कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कहीं से भी बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इजी ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन पर आप खुद इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यूटिलिटी बिल, यानी यूटिलिटी बिल को पे करने का ऑप्शन। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना, चाहे सेम बैंक हो या दूसरी बैंक हो। पाँचवा ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पहला कह रहा है कि बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम एनीवेयर। तो फैसिलिटी फॉर यूजिंग बैंकिंग, मतलब मोबाइल बैंकिंग की ये सबसे बड़ी कन्वीनियंस है कि आप कहीं भी हो, इंटरनेट और फ़ोन होना चाहिए, राइट, बस इंटरनेट और फ़ोन होना चाहिए और आप बैंकिंग कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही पॉइंट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, इजी ऑपरेशन, यानी कि मोबाइल बैंकिंग में कस्टमर खुद से अपने ट्रांजैक्शन और बैंकिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं बिना बैंक गए। सेल्फ सर्विस है और इजी टू ऑपरेट भी, तो यह भी एक वैलिड फैसिलिटी है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, ऑप्शन सी कर रहा है कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप अपने घर के बिजली, पानी, इंटरनेट और अदर यूटिलिटी बिल ईजिली पे कर सकते हैं। तो यह भी एक कन्वीनियंट फैसिलिटी है। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है फंड ट्रांसफ़र, राइट। नेक्स्ट कर रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड, ऑप्शन डी कर रहा है। तो ट्रांसफ़र ऑफ फंड जो है सेम बैंक या दूसरे बैंक में, तो मोबाइल बैंकिंग से आप और किसी और दूसरे अकाउंट में भी सेम बैंक में किसी दूसरी बैंक में हो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस अवेलेबल होते हैं। ऑप्शन ई कर रहा है ऑल ऑफ द, बिल्कुल सही बात है। तो हमने देखा कि मोबाइल बैंकिंग से कहीं भी बैंकिंग कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग ये इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन सेल्फ सर्विस और ईजी है। यूटिलिटी बिल पे करने के ऑप्शन भी अवेलेबल है। फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं चाहे वो सेम बैंक हो या दूसरी बैंक हो। ये सारी फैसिलिटी जो है मोबाइल बैंकिंग में हमें इंक्लूडेड है। यही पूछा जा रहा है आपसे। अब देखिए अगला सवाल है कि जो हमारे इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर हैं उनके लिए कौन कौन सा सर्विस अवेलेबल है, राइट। तो इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर के लिए ये सभी होगा, चाहे वो बैलेंस देखना चाहें, लास्ट फ्यू ट्रांजेक्शन देखना चाहें, स्टेटमेंट जनरेट करना चाहें, ये भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ फंड कर सकते हैं आईएमपीएस नेफ्ट के माध्यम से। यूटिलिटी पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। अब देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, हार्मोनाइजेशन ऑफ टीएटी और कस्टमर कंपेंसेशन स्कीम किस पर एप्लीकेबल है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है ऑल कस्टमर ट्रांजैक्शन। यहाँ पे सिर्फ सभी कस्टमर ट्रांजैक्शन बोला गया है, लेकिन स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कवर्ड है या नहीं। तो यह ऑप्शन पूरा आंसर नहीं देता। कह रहा है ना ऑल कस्टमर ट्रांजैक्शन, ये गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑल डिजिटल ट्रांजैक्शन। यह ऑप्शन थोड़ा और स्पेसिफिक है। यहाँ बोला गया है कि यह स्कीम बैंक के सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन अक्रॉस डिजिटल ट्रांजेक्शन पर और ऑथराइज पेमेंट सिस्टम के डिजिटल ट्रांजेक्शन पर भी एप्लीकेबल है। यह काफ़ी क्लोज लग रहा है, बट लेट चेक द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर है ना ऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन इन द बैंक, ऑल डिजिटल ट्रांजेक्शन अक्रॉस ऑल ऑथराइज पेमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि इनकी स्कीम हर कस्टमर ट्रांजेक्शन पे और हर डिजिटल बैंक के डिजिटल ट्रांजेक्शन और ऑथराइज पेमेंट सिस्टम पे अवेलेबल है। यही बेस्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि आपके पास बैंक से ट्रांसफ़र में डिले हो गया, आपका पैसा बैंक के ट्रांसफ़र में डिले हो गया, तो यहाँ कोई डिजिटल पेमेंट में इशू आ गया, तो हार्मोनाइजेशन ऑफ टीएटी और कॉम्पेंसेशन सिस्टम इंश्योर करता है कि चाहे वो कस्टमर ट्रांजैक्शन हो, बैंक का डिजिटल ट्रांजैक्शन हो या किसी ऑथराइज पेमेंट सिस्टम का हो, सभी केसेस में टाइमली रिजोल्यूशन और कॉम्पेंसेशन मिले। तो याद रखिएगा, हार्मोनाइजेशन ऑफ टीएटी और कस्टमर कॉम्पेंसेशन स्कीम हर तरह का ट्रांजैक्शन पर एप्लीकेबल है, चाहे वो सभी का। अगली सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के बारे में। तो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के कंसेप्ट के बारे में सवाल है। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के थ्रू कंप्लेंट या ग्रीवियंस को सॉल्व करना कैसे सिंप्लीफाई किया गया है। चलिए ऑप्शन को एक करके देखते हैं। सवाल है कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में कौन सा कंसेप्ट इंक्लूडेड नहीं है, ये सवाल, राइट। तो इनमें से कौन सा कंसेप्ट जो है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में इंक्लूडेड नहीं है। चलिए पहला ऑप्शन कर रहा है वन नेशन वन ओम्बड्समैन। देखिए यह कंसेप्ट इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन में फुल्ली एप्लीकेबल है। एक नेशन एक ओम्बड्समैन का मतलब है कि पूरे देश में एक ही ओम्बड्समैन स्कीम होगी जो सब कंप्लेंट को हैंडल करेगी, इसलिए यह ऑप्शन इंक्लूडेड है। डज नॉट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सिंगल पोर्टल फॉर ऑल द ग्रीवियंस, यह कंसेप्ट भी स्कीम में है। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में एक सिंगल पोर्टल दिया गया है जहाँ पर आप किसी भी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे वो बैंक, एनबीएफसी
या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, राइट। ये भी है। फिर कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ ओम्बड्समैन। इसका मतलब कि जो पहले अलग अलग ओम्बड्समैन स्कीम जो बैंक, एनबीएफसी और फाइनेंशियल सर्विसेज के थे, उन्हें इंटीग्रेट करके एक ही स्कीम बना दिया गया है। यह भी स्कीम इसका पार्ट है। और ऑप्शन डी जरा देखते हैं, ऑप्शन डी क्या कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द एबव। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा कि सारे कंसेप्ट स्कीम में इंक्लूडेड है। इसका मतलब कि करेक्ट आंसर है नन ऑफ द एबव, यानी कोई भी कंसेप्ट एक्सक्लूडेड नहीं है। समझने के लिए सोचिए कि पहले अलग अलग ओम्बड्समैन पोर्टल थे, एक बैंक के लिए, एक एनबीएफसी के लिए और अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के थ्रू अब आपको अलग अलग पोर्टल या अलग अलग स्कीम याद नहीं रखनी पड़ेगी, एक ही प्लेटफॉर्म है, अपनी कंप्लेन इजीली फाइल कर सकते हैं। तो वन नेशन वन ओम्बड्समैन। तो याद रखिए, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में वन नेशन वन ओम्बड्समैन का कंसेप्ट है। सब कंप्लेंट के लिए एक सिंगल पोर्टल दिया गया है और सारी पुरानी स्कीम को इंटीग्रेट करके एक बना दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला सवाल है कि कौन सा पेमेंट ऐप बिना इंटरनेट का काम करता है। पहला कह रहा है मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो जनरली मोबाइल बैंकिंग ऐप को चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है ताकि आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सको, ट्रांजैक्शन कर सकें एक्सेट्रा। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। यूपीआई ऐप, तो यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे भी इंटरनेट पे काम करते हैं। इनमें से आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ये भी नहीं होगा। यूपीआई 123 पे, यह एक स्पेशल यूपीआई सर्विस है जो बिना इंटरनेट के भी काम करती है। इसमें अपने फ्यूचर फ़ोन से, जो आपका फ्यूचर फ़ोन है उसके थ्रू IVR क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ठीक है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के माध्यम से, राइट, या मिस कॉल का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो बिना इंटरनेट भी यूपीआई 123 पे से ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। और फिर कह रहा है मोबाइल वॉलेट। तो मोबाइल वॉलेट जैसे पेमेंट पेटीएम हो गया, अमेजॉन पे हो गया, ये भी इंटरनेट के बिना नहीं चल सकते। ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेट ज़रूरी है। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास फीचर फ़ोन है और इंटरनेट एक्सेस नहीं है। आप बस अपने फ़ोन से यूपीआई 123 पे का यूज़ करके IVR या मिस कॉल से किसी भी शॉप पर पेमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यूपीआई 123 पे उन लोगों के लिए बनाया गया है जो इंटरनेट नहीं यूज़ करते हैं पर फिर भी डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, यूपीआई 123 पे बिना इंटरनेट का काम कर सकता है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई ऐप, मोबाइल वॉलेट को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्डलेस कैश विड्रॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लिखा गया ना, विद रिगार्ड टू कार्डलेस कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कस्टमर हैज़ टू स्कैन यूपीआई QR कोड ऑफ एटीएम। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है क्योंकि फ़िलहाल कार्डलेस कैश विड्रॉल में आपको यूपीआई QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है। लिखा है ना, कस्टमर हैज़ टू स्कैन यूपीआई QR कोड, ऐसा नहीं है। इस प्रोसेस में मोस्टली आपको OTP यानी वन टाइम पासवर्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल का यूज़ करने पैसे निकालते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, राइट, क्योंकि कार्डलेस कैश विड्रॉल कर रहा है ना, तो कस्टमर हैज़ टू स्कैन QR कोड नहीं, दिस इज रॉन्ग। OTP का संभव है ये। ऑप्शन भी कह रहा है कि कार्डलेस कैश विड्रॉल इज इंटर ऑपरेबल एज पर RBI डायरेक्टिव। तो RBI ने काफ़ी प्रोविज़न दिए हैं, राइट, कार्डलेस कैश ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन अभी इंटरऑपरेबिलिटी हर एटीएम के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब हुआ है किसी भी बैंक के एटीएम से आप बिना कार्ड के कैश निकाल सकते हैं, लेकिन यह अभी फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो यह ऑप्शन भी ठीक नहीं लगता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि डेबिट कार्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यह ऑप्शन सही है। कार्डलेस कैश विड्रॉल का मेन फीचर है कि यह आपको बिना डेबिट कार्ड ले जाना पड़ता, आपको डेबिट कार्ड नहीं ले जाना पड़ता है, बस रजिस्टर्ड मोबाइल और OTP के थ्रू आप एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। तो दिस ऑप्शन इज़ डेफिनेटली करेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो मान लीजिए आपका डेबिट कार्ड घर पे भूल गए हैं लेकिन आपको अर्जेंट कैश की ज़रूरत है, तो कार्डलेस कैश विड्रॉल के थ्रू आप अपने मोबाइल नंबर और बैंक से आया OTP इंटर करके बिना कार्ड के निकाल सकते हैं। यह आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है। तो याद रखिएगा, कार्डलेस कैश विड्रॉल में डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। यह प्रोसेस अभी QR कोड स्कैन और इंटरऑपरेबिलिटी का यूज नहीं करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ह्यूमन इंटरवेंशन इन द डिलीवरी ऑफ सर्विस किस किस को इंक्लूड करता है, राइट। तो हम सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो पहला कह रहा है इंटरनल कस्टमर यानी स्टाफ ऑफ द ब्रांच। इंटरनल कस्टमर का मतलब होता है बैंक का अपना स्टाफ जो डेली बेसिस पर बैंक के ऑपरेशन और कस्टमर सर्विस में काम करता है। यह लोग कस्टमर सर्विस में हेल्प करते हैं, सो डेफिनेटली ये इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्पेशल मार्केटिंग पर्सनल। मार्केटिंग पर्सनल वो लोग होते हैं जो बैंक के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करते हैं और पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाते हैं। यह भी कस्टमर सर्विस डिलीवरी का पार्ट है क्योंकि यह कंज्यूमर कस्टमर को एजुकेट और असिस्ट करते हैं, तो यह भी इंक्लूडेड है। DSA यानी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट।
डीएसए वो इंडिपेंडेंट एजेंट है जो बैंक के लिए प्रोडक्ट जैसे लोन और क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं। ये लोग डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी सर्विस डिलीवरी में इंक्लूडेड है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है, क्योंकि हमने देखा कि हर ऑप्शन कस्टमर सर्विस डिलीवरी का प्रोसेस का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इमेजिन कीजिए कि आपको लोन लेना है, बैंक ब्रांच के स्टाफ, स्पेशलाइज मार्केटिंग पर्सनल और डीएसए तीनों ही आपको लोन ऑप्शन समझा सकते हैं और प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इन सब का रोल सर्विस डिलीवरी में इंपॉर्टेंट है, चाहे ये डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो या सर्विस को प्रमोट कर रहे हो। तो याद रखिएगा, ब्रांच स्टाफ, मार्केटिंग पर्सनल और डीएसए सभी कस्टमर डिलीवरी का पार्ट है। इन तीनों का कंबाइंड एफर्ट कस्टमर को स्मूथ सर्विस एक्सपीरियंस देने में हेल्प करता है। इसलिए सही जवाब क्या है हमारा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि कस्टमर को इफेक्टिव सर्विस देने के लिए क्या ज़रूरी है, राइट। तो यदि आपको कस्टमर को इफेक्टिव सर्विस देना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पहला ऑप्शन कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। तो हर कस्टमर का अपना यूनिक प्रोफाइल होता है, इनकम, नीड्स और लाइफ स्टेज सब अलग अलग होते हैं। इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है ताकि बैंक उसके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से प्रोडक्ट सजेस्ट करे। तो ये ऑप्शन तो सही है, कह रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, इनकम लेवल, फाइनेंशियल प्रोफाइल, नीड, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट, लाइफ स्टेज, ये सब के सब सही हैं, ये सब के सब जरूरी हैं, राइट। ऑप्शन बी कह रहा है कि सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग द राइट प्रोडक्ट टू मैच देयर रिक्वायरमेंट, यानी कस्टमर के नीड के हिसाब से राइट प्रोडक्ट को सजेस्ट करना और क्रॉस सेल करना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी को इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो बैंक उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सजेस्ट कर सकता है, तो यह भी ज़रूरी है। फिर ऑप्शन सी कह रहा है पोस्ट सेल सर्विस फॉलोअप फॉर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब प्रोडक्ट सेल हो जाती है तब भी फॉलोअप और आफ्टर सेल सर्विस इंपॉर्टेंट है ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे और कोई इशू आए तो सॉल्व हो जाए। यह भी एक ज़रूरी पार्ट है इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए। और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, कस्टमर इम्पैथी, तो इम्पैथी का मतलब है कस्टमर की पोजीशन को समझना और उसके इशू को जेन्युइनली एड्रेस करना। यह चीज़ें कस्टमर को वैल्यूड फील कराती है और उन्हें एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव कर सकती है, तो यह भी करेक्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ द अबव में क्या है, क्योंकि हर ऑप्शन कस्टमर सर्विस के एसेंशियल में आते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ई, राइट। तो इमेजिन कीजिए कि एक कस्टमर बैंक में लोन लेने आया, अगर स्टाफ उसके फाइनेंशियल प्रोफाइल को समझकर उसके लिए सही लोन सजेस्ट करता है, आफ्टर सेल सर्विस के थ्रू फॉलोअप करता है और एम्पैथी के साथ उसकी सिचुएशन को समझता है, एम्पैथी से उसकी सिचुएशन को समझता है, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा और वो सेटिस्फाई फील करेगा। तो याद रखिएगा, कस्टमर की प्रोफाइल समझना, उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर करना, आफ्टर सेल्स फॉलोअप करना और एम्पैथी शो करना सभी कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। चलिए, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या है, सही जवाब है। फिर अगला सवाल कर रहा है टाई अप। टाई अप आर एंटर्ड इनटू बैंक फॉर बल्क सेल ऑफ द फॉलोइंग एसेट, यानी सवाल है कि बैंक टाई अप और बैंक बल्क सेल के बारे में। बैंक काफ़ी बार अलग अलग लोन के बल्क सेल के लिए टाई अप करते हैं ताकि ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकें और उन्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर कर सकें। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, बैंक किन किन लोन के लिए बल्क सेल के लिए टाई अप करते हैं। पहला कह रहा है होम लोन। देखिए, होम लोन के लिए बैंक टाई अप करते हैं स्पेशली डेवलपर और रियल एस्टेट कंपनी के साथ। यह टाई अप कस्टमर तक पहुंचने में हेल्प करते हैं जो घर खरीदना चाहते हैं ताकि उन्हें फाइनेंसिंग का ईजी ऑप्शन मिले। ऑप्शन बी कह रहा है ऑटो लोन, राइट। तो ऑटो लोन के लिए में भी बैंक कार डीलरशिप और व्हीकल मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करते हैं। यह टाई अप कस्टमर को फाइनेंसिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है जब वो अपनी नए कार या बाइक खरीदते हैं। तीसरा कह रहा है पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन का बल्क सेल के लिए भी बैंक सर्टेन प्लेटफॉर्म और कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, जैसे कि सैलरीड इंडिविजुअल और बिजनेस कस्टमर के लिए ईजी एक्सेस हो। एजुकेशन लोन के लिए भी बैंक यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप करते हैं ताकि स्टूडेंट को फाइनेंशियल ऑप्शन प्रोवाइड हो, तो यह भी इंक्लूडेड है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा, राइट। तो मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो जो हायर स्टडीज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके कॉलेज के बैंक के साथ टाई अप है तो आपको उस लोन को एक्सेस करना और भी आसान हो जाएगा। इस तरह से बैंक काफ़ी लोन टाइप्स के साथ टाई अप करते हैं अलग अलग कस्टमर को रीच करने के लिए। तो याद रखिएगा, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन के बल्क सेल के लिए बैंक टाई अप करते हैं। यह टाई अप बैंक को ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचाने में हेल्प करता है, राइट। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा CRM की बात करते हैं। तो सवाल है कि इस क्वेश्चन को समझते हैं, व्हाट इज़ अच्छा, एक सवाल शायद छूट रहा है, वाई CRM। अच्छा, एक सवाल छूट गया यहाँ पे। हाँ, व्हाट इज़ द रिस्क एसोसिएटेड विद द DSA मार्केटिंग मॉडल। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट MCQs है जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज़ द रिस्क, DSA मार्केटिंग मॉडल से कौन सा रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन कह रहा है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क वो होता है जब मार्केट में शेयर या प्रोडक्ट का प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या एसेट इंपैक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं वो मार्केटिंग में कस्टमर को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, तो इसमें प्राइस या मार्केट के फ्लक्चुएशन से कोई रिस्क डायरेक्टली एसोसिएटेड होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, मार्केट रिस्क के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि हमारे फ्लक्चुएशन के प्राइस में फ्लक्चुएशन के कारण, प्रोडक्ट या प्राइस का फ्लक्चुएशन के कारण आता है, ठीक है। तो इसमें डीएसए का कोई रोल नहीं होता, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कंट्रोल रिस्क। अब देखिए, कंट्रोल रिस्क का मतलब होता है कि रिस्क के ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनल कंट्रोल फेल हो सकते हैं, जिससे फ्रॉड या एरर होने के चांस बढ़ता है। लेकिन डीएसए मार्केटिंग मॉडल में ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि डीएसए खुद से ऑपरेट करते हैं। कंट्रोल रिस्क होता है, लेकिन वो प्राइमरी कंसर्न नहीं है। ऑपरेशनल रिस्क तब आता है जब डे टू डे ऑपरेशन या प्रोसेस में कोई डिसरप्शन या एरर होती है। ऑल्दो डीएसए मॉडल में कुछ ऑपरेशनल रिस्क हैं, या प्राइमरी रिस्क नहीं है जो डीएसए मॉडल को इम्पैक्ट करता है। सही जवाब है रेपुटेशन रिस्क। देखिए, डीएसए मार्केटिंग मॉडल में रेपुटेशन रिस्क काफ़ी हाई होता है, क्योंकि डीएसए एजेंट डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत प्रॉमिस किया या अनएथिकल बिहेवियर दिखाया तो कस्टमर का ट्रस्ट टूट सकता है और उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन पर पड़ सकता है। इसलिए रेपुटेशनल रिस्क डीएसए मार्केटिंग मॉडल का सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है वाई सीआरएम की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड टू डिराइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉय। ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सीआरएम सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशन में, राइट। तो बेसिकली क्यों ये सही है वो जरा देखिए, वाई इट इज़ करेक्ट। बिकॉज सीआरएम सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑपरेशन और एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने में हेल्प मिलती है। सीआरएम की वजह से टास्क ऑटोमेट हो जाते हैं और कस्टमर डेटा मैनेज करना ईजी हो जाता है, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, राइट। फिर ऑप्शन 2 कर रहा है कि द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन रिटेल बैंकिंग। तो कंपटीशन हर इंडस्ट्री में बड़ा फैक्टर होता है, और रिटेल बैंकिंग में भी आजकल बहुत हाई कंपटीशन है। सीआरएम सिस्टम देखिए क्या है कि सीआरएम सिस्टम यूज करने से बैंक अपने कस्टमर के साथ बेटर रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिससे उनकी लॉयल्टी इंक्रीज़ होती है, राइट। और कंपटीशन में बैंक का एज बढ़ जाता है। फिर ऑप्शन सी का रहा है कि डिलीवरी चैनल एफिकेसी, राइट। डिलीवरी चैनल एफिकेसी एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या मतलब हुआ इसका। तो आजकल कस्टमर मल्टीपल चैनल जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम से इंटरेक्ट करते हैं। सीआरएम सिस्टम इन सारी चैनल को इंटीग्रेट करके एक स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी और डिलीवरी चैनल का इफेक्टिव यूज सीआरएम से पॉसिबल होता है। ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीआरएम का पर्पस सिर्फ एक आस्पेक्ट तक लिमिटेड नहीं है। सीआरएम का रोल बहुत ब्रॉड है, और यह ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, कंपटीशन हैंडलिंग, फी बेस्ड इनकम, डिलीवरी चैनल इंप्रूवमेंट, देखिए लिखा है ना, फी बेस्ड इनकम, कंपटीशन हैंडलिंग, डिलीवरी चैनल एफिकेसी, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सभी में हेल्प करता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव सही होगा। तो हमने देखा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि सीआरएम का रोल मल्टीपल एस्पेक्ट में होता है। ऑपरेशन, कंपटीशन, फी बेस्ड इनकम, डिलीवरी चैनल में इन्वॉल्वमेंट लाना, इंप्रूवमेंट लाना, और इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव है। अब अगला सवाल है कि हमारे सीआरएम में कौन कौन से स्टेज इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग सीआरएम इनिशिएटिव स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला ऑप्शन कर रहा है कैप्चरिंग द कस्टमर प्रोफाइल एंड डिसेक्टिंग द प्रोफाइल इनटू कॉमन इन्फॉर्मेशन बकेट। क्या मतलब हुआ, सीआरएम इनिशिएटिव का पहला स्टेप है कस्टमर की प्रोफाइल को कैप्चर करना, राइट, कैप्चरिंग द कस्टमर प्रोफाइल, और जैसे कि उनकी बेसिक डिटेल, उनकी परचेजिंग हैबिट। फिर यह इन्फॉर्मेशन को कॉमन बकेट में डिवाइड किया जाता है, ताकि सिमिलर टाइप के कस्टमर को एक ग्रुप में हम रख सकें। वही है ना, डिसेक्टिंग द प्रोफाइल इनटू कॉमन कस्टमर बकेट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कस्टमर की प्रोफाइल को कैप्चर किया, उनका क्या शेयरिंग स्टाइल, उनको क्या अच्छा लगता है, राइट, उनकी इन परचेजिंग हैबिट्स क्या हैं, और फिर उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन को कस्टमर कॉमन बकेट में डिवाइड किया जाता है। ये एक कॉमन चीज़ जो कि सभी कस्टमर के लिए कॉमन हो, ताकि सिमिलर टाइप के कस्टमर को हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे। फिर आता है ऑप्शन बी, जो कह रहा है कि डिज़ाइनिंग सुटेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कैटर टू द डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बकेट। इसके बाद सीआरएम का नेक्स्ट स्टेप होता है कि इन अलग अलग बकेट के कस्टमर के लिए सुटेबल प्रोडक्ट और सर्विस। अब आपने देखा, आपने सबसे पहले कस्टमर को एक बकेट में डाल दिया, चलो ये रोहन है, ये सोहन है, ये राम है, इन सभी को ये वाला चीज़ अच्छा लगता है। अब उनके लिए उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, राइट। यही होता है ना कि अलग अलग बकेट के कस्टमर के लिए सुटेबल प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन करना, यानी एक बार कस्टमर सेगमेंट बन गया तो उनके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमाइज कर सकते हैं। यही करते हैं आप। फिर ऑप्शन सी का रहा है ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द टारगेटेड एंड सेगमेंटेड कस्टमर।
फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन बकेट। यानी इस स्टेप में जो प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन किए गए हैं उन्हें टारगेटेड कस्टमर को ऑफर किया जाए। तो आपने एक सेगमेंट के लिए तो प्रोडक्ट बना लिया, अब ज़रूरी ये है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो टारगेट करना उस सेगमेंट के लिए, राइट, सही प्राइसिंग के साथ ही साथ सेल्स और सर्विस प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो और उनको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके, राइट। ये भी पॉइंट है कि सेल्स और सर्विस को भी आपको सही करना पड़ेगा। और ऑप्शन डी का है ट्रैकिंग द कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऑन अ डायनेमिक बेसिस टू डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि CRM सिस्टम लगातार कस्टमर के बिहेवियर और फीडबैक को ट्रैक करता है ताकि नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिज़ाइन किया जा सके और उनके नीड के हिसाब से रेगुलरली अपडेट किया जा सके। इसीलिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूस मॉनिटर करना जरूरी है। तो सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो कस्टमर प्रोफाइल कैप्चर करना, उन्हें टारगेट करना, सुटेबल प्रोडक्ट बनाना, उनके प्रेफरेंस ट्रैक करते रहना, ये सारे स्टेप CRM को कंप्लीट और इफेक्टिव बनाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो याद रखिएगा CRM इनिशिएटिव में 4 मेन स्टेजेज हैं। कस्टमर प्रोफाइल कैप्चर करते हैं, फिर उनके लिए सुटेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें ऑफर करते हैं और फाइनली कस्टमर इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं। ये स्टेज मिलकर टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपको यदि इस तरह के PDF की रिक्वायरमेंट है तो हमारे क्रैश कोर्स या कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। आगे के डिस्कशन को हम लोग पार्ट 2 वीडियो में जारी रखेंगे। यदि आप पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊँ आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।